नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी थी हमने और हम टॉपिक कर रहे थे हरियाणा की पॉलिटिकल साइंस, हरियाणा की राज व्यवस्था। मेरी पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था हरियाणा गठन के समय राष्ट्रपति कौन था, उपराष्ट्रपति कौन था और प्रधानमंत्री कौन था हरियाणा गठन के समय, और अटॉर्नी जनरल और जनरल एडवोकेट की बातें भी हमने कर ली थी। और आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पार्लियामेंट की, संसद की। ठीक है, तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 79। इस अनुच्छेद में लिख रखा है कि हमारे देश में एक संसद होगा जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। मेरे दोस्तों, संसद के 3 अंग होते हैं और आप सभी ने ये पढ़े हैं। संसद के कितने अंग बताए गए हैं? 3 अंग। पहला अंग जो होता है वो होता है नेक्स्ट हमारे देश के प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रपति, राष्ट्रपति होता है संसद में शामिल, ये जरूर याद रखेंगे। फिर होता है राज्यसभा, राज्यसभा का उल्लेख भी संसद में है। और फिर याद रखेंगे लोकसभा, ये भी संसद में है। यानी प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल्स, ये तीनों मिलकर हमारी पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं, हमारी संसद का निर्माण करते हैं। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। जो संसद का प्रावधान है वो हमने कहां से लिया है, तो जरूर याद रखेंगे संसद का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। यही ब्रिटेन में पद्धति है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे महारानी या महाराजा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इसी तरह से हम संसद की बात करेंगे हरियाणा राज व्यवस्था की ओर से, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 80 में हमें एक सदन का वर्णन मिलता है, जिस सदन को बोलते हैं, जरूर याद रखेंगे, राज्यसभा। नेक्स्ट, अब याद रखेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा हमारे देश का एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है, अनुभवी व्यक्तियों का सदन है। और जरूर याद रखेंगे राज्यसभा सदस्यों के आवंटन का वर्णन। नेक्स्ट, मेरा विशेष प्रश्न यहीं से बनेगा, वो मैं बता देता हूं। भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 4, जो चौथी अनुसूची है, जो चौथा शेड्यूल है, ये जरूर याद रखेंगे। इस अनुसूची में राज्यसभा सदस्यों के आवंटन का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है अभी? राज्यसभा नेक्स्ट सदस्यों के आवंटन का वर्णन, यानी कि राज्यसभा सदस्यों को बांटा गया है। किस शेड्यूल में है? शेड्यूल नंबर 4, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा, अगर एग्जामिनर हमसे पूछ ले हरियाणा से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा, हरियाणा से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। तो हरियाणा से राज्यसभा के 5 सदस्य चुने जाते हैं मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे, चुने जाते हैं, क्योंकि इनको विधानसभा के सदस्य चुनते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक खुला मत प्रणाली के आधार पर, ये जरूर याद रखेंगे। कई बार कुछ बच्चे इस तरह से पढ़ लेते हैं कि हरियाणा में राज्यसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं वो हमेशा किसके होते हैं? जरूर याद रखेंगे, लोकसभा के होते हैं निर्वाचन क्षेत्र। कभी भी राज्यसभा में इस शब्द का प्रयोग आप नहीं करेंगे कि कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो ये बड़ा अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट, जरूर याद रखेंगे राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं और 5 सदस्य चुनते हैं। तो इन 5 सदस्यों को कौन चुनता है उससे संबंधित आज हम बातें करेंगे, और कौन कौन से 5 सदस्य आज जो राज्यसभा में कार्य कर रहे हैं उनकी हम बातें करेंगे। आइए, ठीक है, अब ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, मैंने कहा कि एकल संकरमणीय आनुपातिक खुला मत प्रणाली के आधार पर, खुला मत प्रणाली के आधार पर, विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का
सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, निर्वाचन करते हैं। ये जरूर याद रखेंगे दोस्तों। एक तो राज्यसभा का कभी भी कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता। ये कभी भी मत बोलना भी राज्यसभा का सदस्य हिसार से बन गया या फिर अपने रोहतक से बन गया ना, गलत बात है भाई। आपको बताना है हरियाणा के राज्यसभा के सदस्य हैं, क्योंकि उनके इलेक्शन में कौन भाग ले रहा है, तो जरूर याद रखेंगे उनके इलेक्शन में भाग ले रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे, एमएलए। कौन भाग ले रहे हैं भाई, एमएलए भाग ले रहे हैं, और एमएलए पूरे हरियाणा के हैं, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। तो उनके निर्वाचन में भाग कौन रहे हैं, एमएलए। हरियाणा में इतने सदस्य चुने जाते हैं, कितने भाई, नेक्स्ट 5 सदस्य। एकल संक्रमणीय आनुपातिक खुला मत प्रणाली। अब ये क्या होता है, एक पैमाना दिया जाता है, ध्यान दीजिए, एक पैमाना दिया जाता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो देखिए ध्यान से। आज हरियाणा में राज्यसभा के 5 सदस्य हैं, तो 2 2 2 1 2 2 1 इस तरह से हम चुनेंगे। जैसे हमने 2018 में 2 चुन लिए, फिर हमने 2020 में 2 चुन लिए, फिर हमने 2022 में 1 चुन लिया, ये जरूर याद रखेंगे। अब इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का कार्यकाल होता है, इसमें 6 जोड़ दो, ठीक है। तो 18 और 6 24, यानी नेक्स्ट 2024 में फिर आपने कितने चुने, 2 चुने, इसमें 6 जोड़ दो। नेक्स्ट 26, 2026 में कितने चुने आपने, 2 चुने, फिर इसमें 6 जोड़ दो, तो जरूर याद रखेंगे। 2028 में कितने जोड़े, तो जरूर याद रखेंगे 1। तो इस तरह से आपके एग्जाम में ये जरूर याद रखेंगे, यहां से इस तरह से चुना जाएगा। अब जैसे कि आपको चुनने हैं 2 व्यक्ति, हरियाणा में कितनी सीटें हैं, 90, तो हम कैसे चुनेंगे, 1 + 2 + 1, ये जरूर याद रखेंगे। यानी 2 और 1 3 3, नेक्स्ट इसको काट दिया, कितना हो गया 30, यानी 30 और 1 31। आपके पास 31 एमएलए होने चाहिए, 31 एमएलए होने चाहिए, ये जरूर याद रखेंगे। अगर आपको 1 चुनना है तो 90, नेक्स्ट 1 + 1 + 1, 1 और 1 2 2 45, 45 और 1 46, यानी आपके पास 1 चुनना है तो 46 सीटें होनी चाहिए। जैसे आज मैं देखूं, नेक्स्ट बीजेपी की कितनी सीटें हैं, 41 है, फिर कांग्रेस की कितनी है, 30 है, जेजेपी की कितनी है, 10 है, निर्दलीय कितने हैं, 7 है। तो इस तरह से ये जरूर याद रखेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल कितना है, 1 है, और आपका एचएलपी कितना है, 1 है। तो इस तरह से हम देखें तो ये है। अगर आपको 2 चुनने हैं तो कितने, नेक्स्ट 31 सदस्य होने चाहिए, यानी बीजेपी अपने 41 है तो 2 चुन सकती है, और इनकी सहायता से 1 बना सकती है। एक कांग्रेस भी अपना बना सकती है, कहीं 1 वोट और ले ले, तो ये जरूर याद रखेंगे। इट्स ओके, क्लियर। तो इस तरह से, और खुला मत प्रणाली, ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है खुला मत प्रणाली। ये भारत का वो निर्वाचन है जिसमें वोट दिखाया भी जा सकता है कि मैंने वोट तेरे को दिया है, तो खुला मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। एक जरूर याद रखेंगे, राज्यसभा में कभी भी कोई सीट आरक्षित भी नहीं होती है, ये जरूर याद रखेंगे, आरक्षित सीट भी नहीं होती है। और नेक्स्ट, कोई भी निर्वाचन क्षेत्र राज्यसभा का आपको नहीं मिलेगा, ये जरूर याद रखेंगे। अब विशेष प्रश्न, हरियाणा गठन के समय राज्यसभा की कितनी सीटें थी, आज राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो आपका आंसर आएगा 5, ठीक है। ये जरूर याद रखेंगे, गठन के समय भी राज्यसभा की कितनी सीटें थी, 5 है, और आज भी कितनी सीटें हैं, 5 हैं। अब वो वर्तमान में 5 कौन कौन से सदस्य हैं जो राज्यसभा के मेंबर हैं, अगर उनसे प्रश्न बन जाए तो जरूर याद रखेंगे कौन कौन से 5 सदस्य हैं। नंबर 1 जरूर याद रखेंगे, आज ये 5 सदस्य हैं जो राज्यसभा के मेंबर के रूप में कार्य कर रहे हैं। नंबर 1 जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, देवेंद्र पाल वत्स, देवेंद्र पाल वत्स, पहला नाम ये याद रखेंगे। दूसरा नाम है रामचंद्र जांगड़ा, रामचंद्र जांगड़ा, ये भी राज्यसभा के मेंबर आज हरियाणा के। तीसरा नाम याद रखेंगे दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा, दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा, जो हुड्डा साहब है वो भी राज्यसभा के मेंबर हैं, ये जरूर याद रखेंगे। चौथा जो नाम है वो जरूर याद रखेंगे कृष्ण लाल पवार, कृष्ण लाल पवार, ये राज्यसभा के मेंबर हैं। और एक आपके जो 5वां नंबर है वो कार्तिकेय शर्मा, 5वां नंबर किसका है ये जरूर याद रखेंगे, कार्तिकेय शर्मा, कार्तिकेय शर्मा,
ये जरूर याद रखेंगे। ये 5 सदस्य वर्तमान में राज्यसभा के एमपी हैं हरियाणा में, ये 5 सदस्य। जो देवेंद्र पाल वत्स साहब हैं, ये जरूर याद रखेंगे, डीपी वत्स, ये कौन सी पार्टी के हैं? ये है बीजेपी के। ठीक है। रामचंद्र जांगड़ा साहब भी कौन सी पार्टी के हैं? ये भी हैं बीजेपी के। और जो दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा है वो है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कृष्णलाल पंवार जो है आपके, वो भी कौन सी पार्टी के हैं? वो भी बीजेपी के हैं, ये जरूर याद रखेंगे। मगर जो कार्तिकेय शर्मा है ये निर्दलीय है, ये जरूर याद रखेंगे। ये किसी भी, या फिर अदर लिख दो, ये किसी भी पार्टी के नहीं है, ये निर्दलीय हैं भाई। ठीक है, ये किसी भी दल के नहीं है, ये निर्दलीय सदस्य हैं, ये जरूर याद रखें। कौन है? कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय हैं, ये किसी भी दल के नहीं है। अगर इनसे पर्सन बन जाए तो ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है। नेक्स्ट, देवेंद्र पाल वत्स बीजेपी के हैं, रामचंद्र जांगड़ा भी बीजेपी के हैं, दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा कांग्रेस के हैं, कृष्णलाल पवार अभी 2000 आपके अभी बने हैं, 2022 में बने हैं, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है। कृष्णलाल पवार और कार्तिकेय शर्मा, इनका निर्वाचन अभी हुआ था इनका निर्वाचन, ये जरूर याद रखेंगे। 2022 में ही निर्वाचित हुए, तो 2022 से 6 2028 तक ये रहेंगे, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है। और दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा और रामचंद्र जांगड़ा ये 2020 में बने हैं। ठीक है। ये कब बने? 2020 में। 2020 से 26, 2020 से 26, 2022 से 28, 2022 से 28, और इनका कार्यकाल है 2018 से 24, ये जरूर याद रखेंगे। अब अगला 24 में बनेगा एक, तो 24 में वही सरकार बनाएगी जिसके पास 46 एमएलए होंगे, वही अपना राज्यसभा का मेंबर भेजेगी, ये जरूर याद रखेंगे। तो राज्यसभा के सदस्य कितने हरियाणा में? 5 राज्यसभा के सदस्य हरियाणा में। कितने हैं? 5 सदस्य हरियाणा में राज्यसभा के हैं, ये जरूर याद रखेंगे। इनका कोई भी निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता, ये जरूर याद रखेंगे। ना ही कभी राज्यसभा में कोई सीट आरक्षित होती है। और वर्तमान में 5 कौन है? नेक्स्ट, हरियाणा गठन के समय में भी 5 थे भाई, हरियाणा गठन के समय में भी 5 थे, ये जरूर याद रखेंगे। वर्तमान में नेक्स्ट कौन 5? देवेंद्र पाल वत्स, रामचंद्र जांगड़ा, दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा, कृष्णलाल पवार और कार्तिकेय शर्मा, ये 5 व्यक्ति है। चलिए, अब इसी तरह से प्रश्न बनेगा लोकसभा। अब लोकसभा की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार हमारे देश में एक लोकसभा होगी, जिस लोकसभा को हम क्या बोलेंगे? निमन सदन, अस्थायी सदन, जनता का प्रिय सदन, ये जरूर याद रखेंगे। अब लोकसभा, निमन सदन, अस्थायी सदन, जनता का प्रिय सदन, और इससे प्रश्न बनता है प्रथम सदन भी है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। अब तक कितनी लोकसभाएं गठित हो गई है, ये जरूर याद रखेंगे। अगर ऐसा कोई प्रश्न बन जाए तो अब तक कितनी लोकसभाएं? नेक्स्ट, 1 2 3 4 5, क्योंकि अब 17वीं लोकसभा चल रही है, ये जरूर याद रखेंगे। पूरी सीरीज आपको याद रखनी है, एग्जामिनर यहां से प्रश्न बनाता है। अब कौन सी लोकसभा चल रही है तो जरूर याद रखेंगे 17वीं। पहली लोकसभा थी, नेक्स्ट याद कीजिए, 1952 से लेकर 1957। पहली लोकसभा कब से कब तक थी? 1952 से 57। दूसरी लोकसभा थी 1957 से लेकर 62। तीसरी लोकसभा थी, आप जरूर याद रखेंगे, 1962 से लेकर 67। चौथी लोकसभा थी 1967 से लेकर 71। पांचवी लोकसभा थी, नेक्स्ट, पांचवी लोकसभा थी 1971 से लेकर 77। छठी लोकसभा थी 1977 से लेकर 79। सातवीं लोकसभा थी 1980 से लेकर 84। आठवीं लोकसभा थी 1984 से लेकर 89। नौवीं लोकसभा थी 1989 से लेकर 91। फिर उसके बाद में 10वीं लोकसभा थी 1991 से लेकर 96। 11वीं लोकसभा थी 1996 से लेकर आपका 98। 12वीं लोकसभा थी 1998 से लेकर 99। 13वीं अटल बिहारी वाजपेयी जी की लोकसभा थी 1999 से लेकर 2004।
फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की लोकसभा थी, ये जरूर याद रखेंगे, 2004 से लेकर आपका 2009। फिर 15वीं लोकसभा थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की 2009 से लेकर 2014। क्लियर। और फिर बीजेपी का दौर शुरू हुआ तो 16वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा थी 2000 याद कीजिए 14 से लेकर 19। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा 2019 से अब तक। ये जरूर याद रखेंगे कितनी लोकसभाओं का गठन हो गया। तो अब वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। अगर एग्जामिनर पूछ ले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा पहला प्रश्न मैं यहां से बनाऊंगा, आप याद कीजिए हरियाणा का गठन किस लोकसभा में हुआ है? तो जरूर याद रखेंगे हरियाणा का गठन तीसरी लोकसभा में हुआ है, तीसरी लोकसभा में हुआ है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस लोकसभा में हरियाणा का गठन हुआ है? तो पहला प्रश्न आया तीसरी लोकसभा में हरियाणा बना था, क्योंकि तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? आप याद कीजिए तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष का नाम था सरदार हुकुम सिंह, और सरदार हुकुम सिंह ने ही नेक्स्ट आप याद रखेंगे 1965 में किस चीज की मांग की थी? पंजाब पुनर्गठन की मांग की थी, ये जरूर याद रखेंगे। सरदार हुकुम सिंह ने 1965 में पंजाब पुनर्गठन की मांग की थी, ये जरूर याद रखेंगे। जब उन्होंने पंजाब पुनर्गठन की मांग रखी तो कौन सा आयोग बना था? ये जरूर याद रखेंगे शाह आयोग बना था। कब बना था शाह आयोग? 23 अप्रैल 1966 को शाह आयोग बना था। हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और शाह आयोग ने ही हरियाणा बनाया है। मैंने पिछली कक्षा में इसका और भी वर्णन आपको करवाया था, आपने वो कक्षा देखी है, ये जरूर याद रखेंगे आप। तो हरियाणा किस लोकसभा में बना है? ये जरूर याद रखेंगे तीसरी लोकसभा हरियाणा गठन के समय थी। कौन सी लोकसभा थी? तो लोकसभा नंबर 3। अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले कि हरियाणा किस लोकसभा में बना है तो जरूर याद रखेंगे हरियाणा मेरे दोस्तों तीसरी लोकसभा में बना है। वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा में पहली बार किस लोकसभा का निर्वाचन हुआ? जरूर याद रखेंगे हरियाणा में पहली बार चौथी लोकसभा का निर्वाचन हुआ। चौथी लोकसभा का निर्वाचन हुआ। उस समय निर्वाचन क्षेत्र उस समय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या थी 9। उस समय कितने निर्वाचन क्षेत्र थे? 9। ये जरूर याद रखेंगे। वर्तमान समय में हरियाणा में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र, हरियाणा में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं 10। उस समय कितने निर्वाचन क्षेत्र थे? 9। ये जरूर याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बन सकता है। फिर एक विशेष प्रश्न, चौधरी देवीलाल, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल किस लोकसभा में उप प्रधानमंत्री बने? किस लोकसभा में उप प्रधानमंत्री बने? ये जरूर याद रखेंगे। तो चौधरी देवीलाल जी किस लोकसभा में उप प्रधानमंत्री बने थे? तो 9वीं लोकसभा में। ये जरूर याद रखेंगे। कौन सी लोकसभा में? 9वीं लोकसभा में चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने थे मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। कौन से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे? तो छठे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं, फिर मैं 17वीं लोकसभा का उल्लेख करूंगा आपके सामने। सारे प्रश्न हम अलग अलग बनाएंगे। तो मैंने बताया कि हरियाणा किस लोकसभा में बना है, तो जरूर याद रखेंगे हरियाणा तीसरी लोकसभा में बना है, क्योंकि तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह ने पंजाब पुनर्गठन की मांग की। जब उन्होंने मांग की तो शाह आयोग बना, और शाह आयोग ने पंजाब का 35.18% भाग हरियाणा को दिया, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा देश का 17वां राज्य बन गया।
फिर हरियाणा में पहली बार किस लोकसभा का चुनाव हुआ? हरियाणा में पहली बार किस लोकसभा का चुनाव हुआ? तो हरियाणा में पहली बार नेक्स्ट चौथी लोकसभा का चुनाव हुआ था, यह जरूर याद रखेंगे, चौथी लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट, उस समय निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा में 9 थे। चौधरी देवीलाल जो है वो किस लोकसभा के उप प्रधानमंत्री बने थे? तो 9वीं लोकसभा के उप प्रधानमंत्री बने थे चौधरी देवीलाल, यह जरूर याद रखेंगे। ठीक है, विशेष प्रश्न, वर्तमान लोकसभा, वर्तमान में 17वीं लोकसभा है। ठीक है, और हरियाणा में निर्वाचन क्षेत्र, हरियाणा में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 10 में से जरूर याद रखेंगे विशेष रूप से, एक अंबाला और एक आपका है गुरुग्राम। अंबाला और गुरुग्राम जो दो है वो है आरक्षित, आरक्षित। कौन कौन सी सीटें आरक्षित है? तो अंबाला और गुरुग्राम आरक्षित है। ठीक है, और 17वीं लोकसभा में 10 के 10 निर्वाचन क्षेत्र बीजेपी के। ठीक है, 10 सीटों पर बीजेपी जीती थी। ठीक है, इस बार 10 की 10 सीटें बीजेपी की है। 3-4 प्रश्न बनाएंगे अच्छे, एग्जामिनर काफी बार पूछता है। पहले थोड़े से एमपीओ का वर्णन कर ले, कौन कौन सा एमपी कहां से है। जैसे नंबर 1 अंबाला, अंबाला का एमपी कौन है तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, रतनलाल कटारिया, रतनलाल कटारिया। फिर चलिए नंबर 2 सोनीपत, रमेश चंद्र कौशिक, रमेश चंद्र फिर चलिए नंबर 3 गुरुग्राम, राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह। फिर चलिए नंबर 4 फरीदाबाद, फरीदाबाद कृष्णलाल गुज्जर, कंवरपाल गुज्जर, सॉरी, कृष्ण लाल गुर्जर। फिर नंबर 5 भिवानी श्री धर्मवीर। ठीक है, ये 5 नाम लिखे, पांचों के पांचों बीजेपी के। 5 और नाम लिखूंगा। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, नायब सिंह सैनी, चलिए फिर करनाल, करनाल संजय भाटिया, संजय भाटिया। रोहतक अरविंद शर्मा। नंबर 4 हिसार ब्रिजेंद्र सिंह। और नंबर 5 सिरसा सुनीता दुग्गल।
ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 10 एमएलए हैं, एमपी है सॉरी आज के दिन, ठीक है। इसमें से 2 आरक्षित है, कौन कौन सा? एक तो आपका गुरुग्राम, सॉरी सॉरी गलती हो गई, सॉरी भाई सॉरी गलती हो गई, सॉरी भाई सॉरी सॉरी गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने, ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी सॉरी भाई गलती हो गई। हाँ, आरक्षित अंबाला और सिरसा, गलती सुधार ली अभी मैंने, सिरसा, ठीक है। ये 2 आरक्षित सीटें हैं, कौन कौन सी? अंबाला और सिरसा, ठीक है। सिरसा है, सिरसा भी गुरुग्राम लिख दिया था मैंने गलती से, सॉरी, ठीक है। अंबाला और सिरसा 2 आरक्षित सीटें हैं, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। बाकी ये 10 के 10 एमपी हरियाणा के और बीजेपी के एमपी हैं। मैंने 5-5 क्यों लिखे हैं? क्योंकि जो ये आपके 5 है, ये 16वीं लोकसभा में भी जीते थे और 17वीं लोकसभा में भी जीते हैं। ये लगातार जीते हैं और ये पहली बार जीते हैं। नेक्स्ट, नायब सिंह सैनी, संजय भाटिया, अरविंद शर्मा, ब्रिजेंद्र सिंह जी और सुनीता दुग्गल, ये पहली बार जीते हैं पांचों, जबकि ये पांचों तो 16वीं लोकसभा में भी थे, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, 2 सीटें आरक्षित है 10 में से, सिरसा और अंबाला, सिरसा और अंबाला 2 सीटें आरक्षित है एससी के लिए, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 में से, और इस बार 10 की 10 सीटें किस पार्टी के खाते में गई है? बीजेपी के खाते में गई है, ये जरूर याद रखेंगे। अब 1-2 प्रश्न बनाऊंगा मैं विशेष। नेक्स्ट, 17वीं लोकसभा में, ये जरूर याद रखेंगे, सबसे बड़ी जीत हरियाणा में, 17वीं लोकसभा में सबसे बड़ी जीत हरियाणा की। ठीक है, और 17वीं लोकसभा में सबसे छोटी जीत हरियाणा की। तो सबसे बड़ी जीत हरियाणा की हुई थी, यह जरूर याद रखें। करनाल से जीते थे संजय भाटिया 6,59,000 वोटों से। संजय भाटिया कितने वोटों से? 6,59,000 वोटों से जीते थे। यह 17वीं लोकसभा की सबसे बड़ी जीत थी, यह जरूर याद रखेंगे। और 17वीं लोकसभा में सबसे छोटी जीत तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, अरविंद शर्मा, अरविंद शर्मा जो रोहतक से जीते थे, कितने? 7508 वोटों से जीते हैं, यह जरूर याद रखेंगे। 17वीं लोकसभा में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई? संजय भाटिया की। संजय भाटिया 6,59,000 वोटों से जीते थे, यह जरूर याद रखेंगे। कितने वोटों से जीते हैं? 6,59,000 वोटों से जीते हैं संजय भाटिया। जो सबसे बड़ी जीत हुई थी 17वीं लोकसभा की, और सबसे छोटी जीत हुई थी अरविंद शर्मा, इन्होंने दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा को हराया था 7508 वोटों से, यह जरूर याद रखेंगे अगर यहां से प्रश्न बन जाए तो। एक विशेष प्रश्न। नेक्स्ट, लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, यह प्रश्न लिखूंगा मैं 4, यह सुनिए ध्यान से। लोकसभा का, हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, यह भी हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, यह जरूर याद रखेंगे। लोकसभा का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र, 4 ये प्रश्न लिख रहा हूं। सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र, अपना अपना आंसर सोच लीजिए। सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र। फिर लोकसभा का एक मिनट, लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल में, और लोकसभा का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र। 4 प्रश्न है,
इनका आंसर अलग अलग देना है, ये जरूर याद रखेंगे। अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, वो आपसे पूछेगा नेक्स्ट कि मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। कई राइटरों ने जनसंख्या लिख रखा है, भाई जनसंख्या नहीं होगा, भाई मतदाताओं की दृष्टि से होता है। लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा में कौन सा है, तो जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, जरूर याद रखेंगे फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो जरूर याद रखेंगे लोकसभा का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र, तो लोकसभा का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र अगर कोई है, यानी जरूर याद रखेंगे मतदाताओं की दृष्टि से पूछा जाता है हमेशा ही लोकसभा का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो जरूर याद रखेंगे सोनीपत। सोनीपत लोकसभा का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है, यह जरूर याद रखेंगे। फिर एग्जामिनर पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी यहां पे वो लिखेगा क्षेत्रफल, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहां पे भी वो लिखेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी एरिया के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो जरूर याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, जरूर याद रखेंगे भिवानी। भिवानी लोकसभा की सबसे बड़ी सीट है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह जरूर याद रखेंगे। और लोकसभा की दृष्टि से क्षेत्रफल की सबसे छोटी सीट कौन सी है, तो जरूर याद रखेंगे फरीदाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ लीजिए। एग्जामिनर आपको पूछेगा कि सबसे बड़ी सीट कौन सी है लोकसभा की, सबसे बड़ी सीट कौन सी है लोकसभा की, तो आप बताएंगे सबसे बड़ी सीट कौन सी, बताएंगे आपको बतानी है फरीदाबाद, क्योंकि मतदाता सबसे ज्यादा कहां पे है, फरीदाबाद में, और सबसे कम मतदाता कहां पे है, सोनीपत में सबसे कम मतदाता है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से एग्जामिनर पूछेगा कि लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार, एरिया के अनुसार, तो भिवानी सबसे बड़ी लोकसभा की सीट है भाई, और क्षेत्रफल में सबसे छोटी सीट कौन सी है, फरीदाबाद। फरीदाबाद ध्यान दीजिए मतदाताओं में सबसे बड़ी है और क्षेत्रफल में सबसे छोटी है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और 17वीं लोकसभा की सबसे बड़ी जीत किसकी हुई थी, तो जरूर याद रखेंगे सबसे बड़ी जीत हुई थी संजय भाटिया की, सबसे छोटी जीत अरविंद शर्मा की। 10 निर्वाचन क्षेत्र हैं और 10 के 10 बीजेपी के खाते में गए थे, ये जरूर याद रखेंगे। ये 17वीं लोकसभा का लेखा जोखा मैंने आपको बताया है, जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। कौन सी लोकसभा की बातें कर रहे हैं हम, 17वीं लोकसभा, तो लोकसभा से संबंधित हमारे ये प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, और ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89, इसमें हमें वर्णन मिलता है राज्यसभा पदेन, राज्यसभा पदेन सभापति का वर्णन, तो जरूर याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा का कोई भी व्यक्ति अब तक राज्यसभा पदेन नहीं बना है, सभापति नहीं बना है, पर एग्जामिनर पूछेगा कि हरियाणा गठन के समय सभापति कौन था, हरियाणा गठन के समय सभापति कौन, तो जरूर याद रखेंगे हरियाणा गठन के समय सभापति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अगर यहां से प्रश्न बन जाए तो यहां से प्रश्न एक और बना सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट, अनुच्छेद 93, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, ये जरूर याद रखेंगे 93 में है। एग्जामिनर पूछेगा हमसे कि हरियाणा गठन के समय हरियाणा का कोई भी व्यक्ति अब तक लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना है भाई, हरियाणा गठन के समय, हरियाणा गठन के समय, ये जरूर याद रखेंगे हरियाणा गठन के समय, हरियाणा गठन के समय स्पीकर, तो हम थोड़ी देर पहले लिख ही रहे थे, क्या नाम था, सरदार हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह, ये जरूर याद रखेंगे दोस्तों, सरदार हुकुम सिंह। नेक्स्ट, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, ये जरूर याद रखेंगे, जीवी मावलंकर। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है ओम प्रकाश बिरला, ओम प्रकाश बिरला, ये जरूर याद रखेंगे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला है और पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। हरियाणा का कोई भी व्यक्ति अब तक लोकसभा अध्यक्ष नहीं बना है, ये जरूर याद रखेंगे आप। तो ये भी प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकता है। चलिए, सेकंड लास्ट प्रश्न,
आज की क्लास का। अनुच्छेद 124 के अनुसार हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ये जरूर याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, 1 मिनट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जरूर याद रखेंगे, पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम था H.J. कानिया, H.J. कानिया। ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और जरूर याद रखेंगे 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं D.Y. चंद्रचूड़, D.Y. चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, ये जरूर याद रखेंगे। D.Y. चंद्रचूड़ वर्तमान में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। पर एग्जामिनर हमसे पूछ चुका है कि हरियाणा गठन के समय, हरियाणा गठन के समय तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो जरूर याद रखेंगे, नाम याद रखना है आपको, काकू सुब्बा राव, काकू सुब्बा राव। कौन थे हरियाणा गठन के समय? के.एस. राव, काकू सुब्बा राव थे, ये जरूर याद रखेंगे हरियाणा गठन के समय। इट्स ओके, क्लियर? चलो फिर लोकसभा अध्यक्ष भी हो गया आपका, राज्यसभा चेयरमैन भी हरियाणा गठन के समय, और काकू सुब्बा राव हरियाणा गठन के समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, ये जरूर याद रखेंगे। पर अब एक नाम चल रहा है, जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी। ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी है मेरे दोस्तों, ये पेटवाड़ गांव हिसार से संबंध रखते हैं। कहां से संबंध रखते हैं? हिसार से। और ये हो सकता है भविष्य में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, ये जरूर याद रखेंगे, मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, ऐसा नाम आपको जरूर याद रखेंगे, ये जरूर याद रखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए, भारत के मुख्य न्यायाधीश बन जाए, ये जरूर याद रखेंगे। पेटवाड़ गांव और हिसार से संबंध रखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, अपने या तो 52वें या 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो ये प्रश्न बड़ा जबरदस्त बन सकता है। किसान परिवार में जन्मा, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, किसान परिवार में जन्मा, परिवार में जन्मा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, यह जरूर याद रखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी से संबंधित हमारे एग्जाम में बड़ा जबरदस्त प्रश्न बन सकता है। ये हमारे पेटवाड़ से संबंध रखते हैं और ये भविष्य के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है अनुच्छेद 148, इसमें CAG कैग का वर्णन मिलता है। CAG कैग यानी नेक्स्ट नियंत्रक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग। दोस्तों ये जरूर याद रखेंगे, हमारे देश के पहले कैग कौन थे? आप सभी ने पढ़ रखा है। पहले कैग का नाम था वी नरहरि राव। कौन थे? वी नरहरि राव। कौन थे? वी नरहरि राव। ठीक है, पहले कैग का नाम। और वर्तमान में कैग के रूप में कार्य कर रहे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू, GC मुर्मू। पर एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि हरियाणा गठन के समय, ये जरूर याद रखेंगे, हरियाणा गठन के समय कैग कौन थे? हरियाणा गठन के समय कैग कौन थे? तो जरूर याद रखेंगे, उस समय थे RS रंगनाथन, RS रंगनाथन, ये जरूर याद रखेंगे, RS रंगनाथन। तो इस तरह से हमने जो संघ शासन व्यवस्था के हरियाणा पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न थे वो हमने नोट किए। संघ शासन व्यवस्था के प्रश्न करवाए। हरियाणा गठन के समय राष्ट्रपति कौन था, उपराष्ट्रपति कौन था,
हरियाणा गठन के समय प्रधानमंत्री कौन था, लोकसभा की बातें हमने की, राज्यसभा की बातें की, हरियाणा गठन के समय राज्यसभा चेयरमैन कौन था, नेक्स्ट स्पीकर कौन था, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन थे, और नेक्स्ट हरियाणा गठन के समय कैग कौन थे, वो प्रश्न हमने किए। ये जरूर याद रखेंगे। जो अगली अपनी कक्षा होगी उसमें हम हरियाणा के राज्यपाल से इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे। ये जरूर याद रखेंगे, यहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।